हेलो। हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो यूनिट एंड डायमेंशन के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट वाई लिखिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। योर लवली रामलाल्स, यस माय लवली रामलाल्स। एक बात बताओ, ये लवली, प्यारे एंड ब्यूटीफुल, मैंने क्रैश कोर्स वाले बच्चों को भी एक दिन समझाया था कि एक बात बताओ, तुम लवली, प्यारे और ब्यूटीफुल कब से हो गए? क्या तुम्हें वास्तविक जीवन में ये ऑनलाइन क्लासेस के अलावा घर वाले या फ्रेंड्स कभी तुम्हें प्यारे, ब्यूटीफुल, लवली बोले थे? नहीं सर। तो फिर आज क्यों बोलते हैं? आजकल ऐसा क्यों बोला जाता है तुम्हें? हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेट। हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, लवली रामलाल्स, हेलो माय प्यारे रामलाल्स, आई लव यू सो मच, आई लव यू बच्चा। बच्चा, मैं रामलाल्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, मर मिटूंगा तुम्हारे लिए, मेरे लवली रामलाल्स, मेरे प्यारे, मेरे ब्यूटीफुल सुपरस्टार। है, शक्ल देखा अपना? समझ गए? बच्चे समझ गए, बच्चे समझ गए। अरे यार, तुम लोग सच में 11th में ही हो क्या? लग नहीं रहा तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारे एक्सपीरियंस और चैटिंग से बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप 11th क्लास में हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। बच्चे समझ गए। तो कभी जब तुम्हें जरूरत से ज्यादा, हालांकि रियलिटी आप जानते हो कि तुम कितने बड़े बकलोल हो, है ना, फिर भी जरूरत से ज्यादा अगर तुम्हें कोई प्यार दे, ब्यूटीफुल, लवली, मेरे प्यारे बच्चों, आई लव यू बोले, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई लोचा है ना। जो ज्यादा मीठी चीज होती है ना, जो ज्यादा मीठा होता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन आपके सेहत को फायदा करता है। वो क्यों फायदा करता है आपके सेहत को? क्योंकि एक मिनट यार, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि वो दवाई है, और दवाई क्या लगता है? कड़वा लगता है। माई ब्यूटीफुल स्टूडेंट रामलाल ओपी, बाबू सोना। ठीक है, तो ज्यादा चक्रों में मत पड़ना। अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हें कोई प्यारा, ब्यूटीफुल और आई लव यू बोले तो समझ जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। और तुम लवली, प्यारे और बहुत अच्छे तो नहीं हो, वो तुम्हें पता है। वो तो जब तुम्हें जरूरत से ज्यादा कोई लवली बोल दे, प्यारे बोल दे, तो शक्ल, आईना में शक्ल देख लेना अपना, और डाउट करना कि ये शक्ल को लवली तो नहीं बोला जा सकता है ना। तो कोई बात नहीं। और कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बेटा मजाक कर रहा हूं, काहे इतना परेशान हो जाते हो। और डीपीपी के बारे में हम बात कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास, आपको पता है कि मैं हमेशा क्लास में कोशिश करता हूं कि पीछे जो लास्ट के 10 मिनट में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वहां से ही कंटिन्यू करूंगा। क्या करेंगे अपन? वहां से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर। आज का हमारा गोल है डायमेंशन के बारे में समझना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में बात करना। बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनके डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे। आपको अचानक से लगेगा सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो चिंता मत करना। अभी तुम्हें नए नए नाम बताए जाएंगे, और वो सारे नाम बताए जाएंगे जो तुम्हें आगे 11th 12th में पढ़ना है। वो सारे नाम तुम्हें बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड एक आध दो फॉर्मूला भी तुम्हें नया लगेगा। लेकिन फिर तुम्हें घबराना नहीं है, ये नहीं बोलना हमें समझ नहीं आया। जब हम भी बैठे थे ना पहली बार, तो हमें भी समझ नहीं आया था, मास्टर को पत्थर मार के भाग गए थे कि क्या पढ़ा रहा है मास्टर। लेकिन मास्टर बाद में समझाता है कि बेटा ये सब अभी जो बताया जा रहा है असल में आपको याद नहीं रखना, और आपको समझना भी नहीं है, लेकिन उसका डायमेंशन हमने कैलकुलेट कैसे किया, फॉर्मूला गिवन होगा। अगर टेस्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाता है आपसे, तो मैं फॉर्मूला दे के ही पूछूंगा, चिंता मत करना। अब ये मत बोल देना सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, नहीं पढ़ना। वो 11th क्लास के किसी चैप्टर में, 12th क्लास के किसी चैप्टर में आएगा। तो पहले मैं बता देता हूं, नहीं तो बच्चा बोलता है सर ये तो हमको नहीं आया। अबे तुम्हें समझना ही नहीं है,
आपको किसी फॉर्मूले में डायमेंशन कैसे निकालते हैं यह समझना है बस बेटा। समझ में आया कि नहीं? आपको बस इतना ही समझना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमारा आज का गोल है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन समझना और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करना। क्लियर है ये बात? डन डन ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मुझे याद है मैंने एक क्वेश्चन दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को भी मैं देखूंगा, लेकिन पहले से स्टार्ट करते एकदम डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन में डिफरेंस भी समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, सिंबल फॉर डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम फिर वहां से बात करेंगे। देखो, लेंथ का अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो आप लेंथ का एसआई यूनिट लिखते हैं मीटर, ठीक है सर। सीजीएस यूनिट किस क्या होता है? सेंटीमीटर। लेकिन डायमेंशन का कोई सीजीएस और एसआई यूनिट नहीं होता है। समझिए प्लीज, ध्यान से इस बात को समझिए। डायमेंशन का कोई सीजीएस एसआई यूनिट जैसा कोई, जैसे एसआई डायमेंशन या सीजीएस डायमेंशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फर्क, पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है। यूनिट बेटा मेजरमेंट के लिए हम डिसाइड करते हैं। फिर से डायमेंशन किस चीज के लिए आता है बेटा? डायमेंशन आता है किसी भी फॉर्मूले की फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए, उसका इक्वेशन सही है या गलत है यह चेक करने के लिए हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं। डायमेंशन यूनिट से अलग होता है। एसआई डायमेंशन, सीजीएस डायमेंशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्लियर है? किसको कहते हैं डायमेंशन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर को डायमेंशन कहते हैं। यहां पे क्या लिखा है मैंने? डायमेंशन इट इज द पावर ऑफ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, डायमेंशन इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट और पावर ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है उसके पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? m का पावर 1। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? सॉरी गलत हो गया, ये डायमेंशन यहां पे आएगा l का पावर 1। इसका मास का होगा m का पावर 1। टाइम का होगा t का पावर 1। टेम्परेचर का हम लिख सकते हैं केल्विन का पावर 1, थीटा का पावर 1। करंट होता है एम्पियर, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्पियर का पावर 1। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है कैंडेला का पावर 1। तो इसका जो पावर है ना, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन होता है मोल का पावर 1। ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपका है एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो, हम जिस क्वांटिटी को मेजर करें उसका डायमेंशन हो यह जरूरी नहीं है। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसका डायमेंशन हो यह जरूरी नहीं है। जैसे हम एंगल को मेजर करते हैं तो मेजर करने वाले फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होना बहुत जरूरी है यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी यूनिट के टर्म्स में मेजर करेंगे, लेकिन उसका डायमेंशन हो यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि उसका बेटा डायमेंशन हो। ध्यान से देखिएगा, यूनिट जरूरी होता है मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है ना। तो एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव डायमेंशन, हैव यूनिट, और इसका यूनिट आप जानते हैं रेडियन एंड एसटी रेडियन। हैव यूनिट बट डज नॉट हैव डायमेंशन। और आप कह सकते हैं शायद इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया है, नहीं तो इसको भी फंडामेंटल बोल सकते थे। ये जो 7 फंडामेंटल होते हैं इन सब का यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, लेकिन एंगल का यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। यह बात आपको याद रखना है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल एंड एंगल, यहां पे चैटिंग बंद करके यहां पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, है ना। lt -1 तो l का पावर 1, t का पावर -1 कह सकते हैं। तो इसमें डायमेंशन किसको बोलते हैं? तो सुनना, mlt का जो पावर होता है ना उसको हम डायमेंशन कहते हैं, और ये जो पूरा होता है ना इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन जब तुमसे डायमेंशन पूछे ना तुम लिखते ऐसे ही हैं। अगर कोई पूछेगा वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ तो असल में वो डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछ रहा है। आप ऐसे लिखेंगे m0 l1 t -1। और मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखने के लिए बोला था लास्ट लेक्चर में। कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखने के लिए बोला था? आपको बोला था वेलोसिटी को याद रखना है, lt -1। ये क्या था? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? lt -1। एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए? lt -2।
वेलोसिटी को एक टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। यहां तक मैं चैट इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि सब कुछ मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, और रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना है वो इन्हीं के टर्म्स में निकालना होगा, इन्हीं के टर्म्स में निकालना होगा, इसलिए ये याद रहना चाहिए। चलो, एक्सीलरेशन के बाद मैंने तुम्हें बताया था फोर्स। फोर्स बहुत इजी है, मास इंटू एक्सीलरेशन कर दो तो ml(t-2) हो जाएगा फोर्स। अच्छा, वर्क सर, वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप इस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बेटा mlt-2, ठीक है। अच्छा, एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। एनर्जी मैंने बोला था हाफ mv² से निकाल सकते हैं, तो हाफ नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, मास का डायमेंशन होगा m, और ये हो जाएगा बेटा वेलोसिटी का L2t-2, क्योंकि वेलोसिटी होता है Lt-1, इसका स्क्वायर करोगे तो L2t-2, ये हो जाएगा डायमेंशन। अब सुनना अच्छे से, स्क्वायर करना तो आता ही होगा तुम्हें, स्क्वायर करना तो आता ही होगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, स्क्वायर करना तो आता ही होगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये हो गया एनर्जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा वर्क का यूनिट बताओ क्या होता है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल। वर्क की यूनिट क्या लिखते हैं हम? जूल। और अगर हमारे चैट देखने के चक्कर में गड़बड़ कर दिया मैंने। वर्क का यूनिट होता है, फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, ये यूनिट हो गया, ठीक है ना, वर्क का। और एनर्जी का यूनिट हम लिखते हैं जूल। एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं, ऐसा यूनिट। तो वर्क एंड एनर्जी असल में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है या सेम फिजिकल क्वांटिटी है? फटाफट बताइए, ये वर्क और एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी है या डिफरेंट है? फटाफट बताइए। सेम है या डिफरेंट है? यस। क्या सेम है? कौन है यार? क्या सेम है? फिजिकल क्वांटिटी में पूछ रहा हूं ना। वर्क का डायमेंशन रॉन्ग है, निखिल गुप्ता। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे लाला प्रिंटिंग मिस्टेक कहते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रिंटिंग मिस्टेक। जब मैंने वर्क का डायमेंशन लिखा था, हाँ आपका बोलना हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब मैंने वर्क बोला था तो क्या मैंने बोला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये रहा फोर्स mlt-2, और इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml2t-2 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो दिस टू आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी और सेम फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट और सेम, तो ये दोनों फिजिकली डिफरेंट है। कैसे सर? तो वर्क का मतलब होता है कितना फोर्स लगा है कितने डिस्टेंस तक, और काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में कितना स्टोर होता है। तो बोथ आर अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों का यूनिट भी डिफरेंट है। वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इनका यूनिट भी अलग है, बट बोथ हैव अ सेम डायमेंशन। बोथ हैव सेम डायमेंशन। डायमेंशनली ये सेम है। सर डायमेंशनली क्यों सेम है? क्योंकि जब मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर देख रहा हूं तो देखो m का पावर 1 L2t-2, और ये भी सेम आ रहा है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। यूनिट वो चीज होता है जिसके टर्म्स में हम उसको मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। तो अलग हो गया है। जिसके टर्म्स में उसको मेजर करेंगे उसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, मतलब 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, कितना फोर्स कितने डिस्टेंस तक लगा। देखो कितना फोर्स कितने डिस्टेंस लगाया, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। इसका यूनिट हो गया जूल। तो दोनों का यूनिट अलग है। यूनिट में फर्क समझ आया? यूनिट अलग है। और डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन क्या होता है कि जब हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशनली दोनों क्या है? सेम है। तो याद रखिएगा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशन। मस्ट नहीं लिख सकते ना, मस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि डिफरेंट तो वर्क एंड फोर्स भी है ना। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशन, याद रखिएगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया था पावर के बारे में। पावर का डायमेंशन क्या होता है बेटा? पावर का होता है
वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क हो गया आपका ml2 t-2 डिवाइडेड बाई t, तो ये हो जाएगा ml2 t-3। ये t ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, t-3। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, एक बच्चा सवाल पूछा न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिख सकते ना, गलती से भी मत लिख देना, पाप है ये, भयंकर पाप है ये, नहीं लिख सकते। वर्क का जूल भी होता है। ये कहां पर क्या है बे रूपक सिंह, कहां पर क्या है हो, वर्क का जूल होता है, कहां पर क्या है हो। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने वो फिजिकल क्वांटिटी वाला डायमेंशन लिखाया था ना, वो किसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप मान सकते हैं। सर हमारे स्कूल के मास्टर ने बोला कि ये गलत है सवाल। कहां पर है वो चक्कर में बेटा, जो पढ़ा रहा वो सीख लो ना, डॉक्टर बनना है तो। वर्क का यूनिट जूल, फिर से ये कौन है वर्क का यूनिट जूल भी है, वर्क यूनिट इज जूल होता है। ना ना मुन्ना, ना 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 ना, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, गलती से भी मत बोल दीजिएगा। वर्क का यूनिट जूल हम नहीं लिख सकते, वर्क यूनिट को हम जूल नहीं लिख सकते। जूल एनर्जी के लिए डिफाइंड है, वर्क के लिए डिफाइंड नहीं है। दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट डिफरेंट है, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है। नाइन्थ में पढ़ा था तो नाइन्थ में तू नहीं है ना, 11th में आ गया, नाइन्थ में होता होगा। चलो ध्यान से देखो, ये जहां भी तुमने पढ़ा है, कहीं अगर स्कूल वगैरह में पढ़ा है, लेकिन ये फिजिकली सही नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो मैं एक बार और देख लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे अब मत रुको, क्योंकि यहां से पीएचडी अपने को नहीं करना है, ठीक है ना, मैं बता दूंगा। वैसे 100%, 101% हम यहां पे नहीं फंसते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वर्क का डायमेंशन होता है न्यूटन मीटर, वर्क को हम जूल में नहीं लिख सकते हैं। और एनर्जी का डायमेंशन होता है जूल। हम एनर्जी कैन नॉट बी, देख इधर, एनर्जी कैन नॉट बी इन एनर्जी कैन नॉट बी इन न्यूटन मीटर, एनर्जी कैन नॉट बी इन न्यूटन मीटर, एंड वर्क कैन नॉट बी इन अ जूल, वर्क कैन नॉट बी इन अ जूल। इन दोनों का डायमेंशन अलग है, फिजिकल मतलब अलग है, एनर्जी अलग चीज है, वर्क अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, वर्क करने की कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं, वर्क करने की कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं, यह अलग चीज है। किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है, एक बॉडी के पास एनर्जी होता है, लेकिन एक बॉडी के पास वर्क नहीं होता है। वर्क डन हम निकालते हैं, हम वर्क करते हैं, दोनों अलग चीज है एकदम। फालतू बातें मत करो, कहां से पढ़ के आ जाते हो यार तुम। चलो ध्यान से देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि पूरे 11th एंड 12th में चलो पूरे 11th एंड 12th में ठीक है बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ना है, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, वो पढ़ना है फोर्स एंड एनर्जी। समझ में आया, फोर्स एंड एनर्जी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे ना डिफरेंट चैप्टर्स में, तो तुम्हें ऐसा लगेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो 12th क्लास में जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी पढ़नी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। आप आगे थर्मल फिजिक्स में जाएंगे तो हीट एनर्जी, साउंड में जाएंगे तो साउंड एनर्जी, फ्लूइड में जाएंगे तो फ्लूइड की एनर्जी। तो असल में पूरे 11th एंड 12th में आपको फिजिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ना है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर तुमको डायमेंशन निकालना है ना, तो फोर्स का और एनर्जी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लेकिन वो
फॉर्मूला आपको अभी याद नहीं होगा, वो टाइम के साथ जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला समझते जाएंगे और आपको याद होता जाएगा। तो जहां पे मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालूंगा फॉर्मूला लिख के, तो तुम घबराना मत, वो फॉर्मूला तुम्हें फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा, और जब पढ़ाया जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो यहां पे समझना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों फिजिकली अलग होते हैं लेकिन असल में होता दोनों लेंथ ही है, इसलिए दोनों का डायमेंशन हम सेम लिखते हैं। रेडियस, लाइट ईयर, लाइट ईयर भी तो डिस्टेंस है, लाइट ईयर से बच्चा समझ लेता है सर ये टाइम है क्या, ईयर लिखा है, नहीं, ये भी डिस्टेंस है। इसका डेफिनेशन और वैल्यू सब कुछ बताऊंगा मैं जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ पार्सेक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पैरेलैक्स मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी आपको याद रखना है कि लाइट ईयर इज ऑल्सो अ लेंथ, है ना, लेंथ है ये, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी हो जाएगा L का पावर 1। वेवलेंथ, लेंथ है ये, वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ, लेकिन है ये लेंथ ही। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये एक आगे चल के पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन हम डिफाइन करते हैं, लेकिन है ये रेडियस किसी ना किसी तरह का। अच्छा, फोकल लेंथ, एक लेंस का आपने फोकल लेंथ पढ़ा होगा, फोकल लेंथ आप क्या लिखते थे, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये भी एक लेंथ है। पार्सेक, ये भी एक लेंथ है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एक लेंथ है। तो जब भी इस तरह का कहीं स्टेटमेंट लिखा हो और इसका डायमेंशन पूछे, ठीक है ना, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन इनका अगर डायमेंशन पूछे तो याद रखिएगा इनका डायमेंशन होगा L का पावर 1। तो है ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इन सब का डायमेंशन है L का पावर 1, इन सब का डायमेंशन है L का पावर 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी हो बेटा, या एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी मैंने नहीं लिखा क्या, यहां भी लिखा, देखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं, लेकिन है तो वेलोसिटी। अब तुम्हारा वेलोसिटी हो या मेरा वेलोसिटी हो या लाइट की वेलोसिटी हो या साउंड की वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन सेम ही होगा, क्योंकि है तो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ होगा या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा या डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, टर्मिनल वेलोसिटी, आगे आप फ्लूइड में पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी नाम की चीज होती है, क्या होती है वो वहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन अगर गलती से तुमसे पूछे टर्मिनल वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, है बाबा वेलोसिटी लिखा तो है ना, वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, LT-1, LT-1, टर्मिनल वेलोसिटी का भी डायमेंशन होगा LT-1। देखिए, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, टर्मिनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी भी तरह का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। अब वो साउंड की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो, लाइट की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। तो अगर ये नया वर्ड तुम्हारे सामने देखने को मिल जाए, ठीक है बेटा, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो किसी भी तरह वेलोसिटी, किसी भी तरह के वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 ही होगा। एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। यहां पे एक वर्ड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स बटा मास। सर क्यों, वो आप ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ेंगे, आपको ये नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना, याद नहीं भी रहता कोई बात नहीं, टाइम के साथ ही आपको याद होगा, और ये आपको अभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ग्रेविटेशनल कहां पे लिखा है मैंने, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये होता है फोर्स बटा मास। फोर्स बटा मास क्या डिफाइन हो जाएगा, एक्सीलरेशन। इन सब का डायमेंशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, LT-2। एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं इंपल्स। इंपल्स डिफाइंड होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, इंपल्स को डिफाइन करते हैं डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, मास में चेंज, जैसे 7 kg माइनस 5 kg क्या होगा बताओ अच्छे से, 7 kg माइनस 5 kg क्या होगा, 2 kg। तो चेंज इन मास तो मास ही आया ना बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम ही आएगा डायमेंशनली। ठीक है, तो मोमेंटम का डायमेंशन, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन या इंपल्स का डायमेंशन सेम होता है। इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा MLT-1। देखिए, फोर्स, वेट, वेट भी एक तरह का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। टेंशन फोर्स,
रस्सी को जब खींचते हैं तो उसमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स, वो भी एक तरह का फोर्स है। थ्रस्ट, थ्रस्ट है ना, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट कोई भयानक चीज नहीं है, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है ना। तो थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तुम्हें बस इतना ही समझना है कि ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे फोर्स हैं, अलग तरह के फोर्स है। इनका सोर्स भी अलग होगा, अलग तरह के पार्टिकल पे लगेंगे, लेकिन है तो फोर्स। तो इन सब का डायमेंशन होगा mlt-2। इनका सब का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2। बेटा टाइप करने वाले को मैं अभी बैन करवा दूंगा। मजाक में ले रहे हो ना तुम, एमआर को मजाक में मत लेना, है ना। तो ये फालतू की चैटिंग बंद कर दो तुरंत, नहीं तो ऐसी जगह भेजूंगा ना, वापस नहीं आ पाएगा तू। ठीक है, ऐसी जगह भेजूंगा कि वापस नहीं आ पाएगा। तो फालतू की चैट करना बंद कर दे और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, हमें यहां पे क्या सीखने को मिला? हमें बस इतना सीखने को मिला, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो, अगर फोर्स है तो उनका डायमेंशन mlt-2 होगा। अगर वो फोर्स है तो उनका डायमेंशन mlt-2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो फोर्स है तो उसका डायमेंशन mlt-2 होगा। तो ये बातें आप एक बार पढ़ लेना, ये मैंने आपको समझा दिया। हां, एक चीज यहां पे याद रखने वाली बात है, याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो और भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये समय के साथ ही आपको याद रहेगा। अब चलिए, कई बार पूछते हैं बेटा, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो वर्ड है ना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये डिफाइंड होता है चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। किसी भी चीज में चेंज अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड इज डिफाइंड चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो तुमसे कह रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? बोलो, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्लियर है? टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अच्छा, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? थीटा का पावर 1 या केल्विन का पावर 1 कह सकते हैं ना। इसको आप थीटा से भी टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन का पावर 1 कह सकते हैं। तो के का पावर 1 और डिस्टेंस हो जाएगा एल का पावर 1, तो ये हो जाएगा आपका के का पावर 1 एल का पावर -1। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन बताइए। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन बताइए। वेलोसिटी ग्रेडियंट, फटाफट। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो मैंने आपको बता दिया, ग्रेडियंट ये वर्ड डिफाइंड ग्रेडियंट वर्ड इज डिफाइंड चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सिंपल ग्रेडियंट कभी नहीं आ सकता, वो आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सीलरेशन ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, कुछ ना कुछ ग्रेडियंट ही हमेशा आएगा। तो जब भी ग्रेडियंट बोलेगा तो नीचे लेंथ से डिवाइड कर देना, बस ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये आगे आपको काम आएगा, ये आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये वर्ड का मतलब ही आपको समझना है, ग्रेडियंट किसको कहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहां पे याद रखने वाली बात है। तो बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक भांग खा के आया है, एक भांग खा के आ रहा है, कह रहा है सर ग्राफ का कंसेप्ट बताओ प्लीज। तू जाके गोली खा के सो जा, ग्राफ का कंसेप्ट बताओ। मैं यहां कुछ और पढ़ा रहा हूं और ग्राफ का कंसेप्ट बताओ, मतलब अलग ही लेवल पे हो यार तुम। यस यस, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का जवाब है, स्पीड ऑफ लाइट से एकदम चैट भेज रहे हो तुम, एकदम सही जवाब है बेटा, t-1, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? lt-1 डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसल, एल से एल हो जाएगा कैंसल, तो ये बचेगा t-1। अब साहब आईआईटी में एक सवाल पूछा, आईआईटी में सवाल पूछा क्या सवाल पूछा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन इनमें से किसके जैसा सेम होता है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी आप गेस कर सकते हो जिसका डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन से मैच कर रहा हो। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी होता है बेटा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम, थीटा एंगल अपॉन टाइम। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, और टाइम का डायमेंशन होता है टी। तो ये हो जाएगा कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं तो उसको 1 लिख सकते हो तुम, कोई डायमेंशन नहीं तो उसको 1 लिख सकते हो तुम, और टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1। तो आप कह सकते हो एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट हैव अ सेम डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट हैव अ सेम डायमेंशन। वेरी गुड, एकदम शानदार जवाब। फ्रीक्वेंसी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम जोरदार, लाजवाब, एकदम जोरदार। एन नंबर ऑफ बच्चे ने जवाब दिया है फ्रीक्वेंसी। यस 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 यस, 200% करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी, 200% करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। ये देखो रामलाल, रामलाल, जितने लोगों ने सही जवाब दिया सबके सब रामलाल हैं। ये देखो रामलाल खुश हो रहा है एकदम। चलो अब हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। प्रेशर। अब जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं। एकदम फ्रीक्वेंसी इज अ करेक्ट आंसर, अभी तक आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर को क्या कहते हैं हम अपन? फोर्स अपॉन एरिया। तो चलो देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml t-2, ये याद रखना था आपको। मास इंटू एक्सीलरेशन, याद नहीं होगा तो 20 बार लिखना, याद हो जाएगा। और वही सीक्वेंस में लिखना, पहले वेलोसिटी lt-1, फिर एक्सीलरेशन lt-2, फिर फोर्स ml-t-2, और फिर वर्क ml2t-2, फिर पावर ml2t-3 बटा एरिया क्या होता है सर? एल का स्क्वायर। तो ये एल से एल कटेगा तो नीचे आ जाएगा एल का पावर 1, उसको हम उस ऊपर लेके जाएंगे तो एल का पावर -1, तो ये आ जाएगा m एल का पावर -1 t-2। ये किसका डायमेंशन है? ये डायमेंशन है साहब प्रेशर का, ml-1 t-2। अगर मैं तुमसे एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन पूछूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी होगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो साहब एनर्जी का डायमेंशन बताइए क्या होता है? तो ये आपने रटा हुआ है ml2t-2। अगर आप एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन याद रखेंगे ना, तो अभी तुम 11th क्लास में हो, जब अपन ड्रॉपर को पढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उन सब का डायमेंशन मैं सिर्फ एनर्जी एंड फोर्स से ड्राइव कर देता हूं। लेकिन तुम अभी झेल नहीं पाओगे। सर क्यों? क्योंकि अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम ही नहीं पता है, वही पचाने में समय लगेगा, ठीक है? तो कहीं भी आप देखोगे तो डायमेंशन के बहुत लेंदी कैलकुलेशन गिवन होते हैं, इवन n नंबर ऑफ किताब छानोगे सब जगह, लेकिन सबको काट के हटा दो। एक जबरदस्त MR स्टार सिखाऊंगा, लेकिन उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई भी नाम बताओ। जैसे अपन क्लास में खड़े हो जाते हैं, जब फिजिकल ऑफलाइन रूम होता है, क्लासरूम होता है, तो बच्चा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेता है, मैं सिर्फ फोर्स एनर्जी का डायमेंशन लिखता हूं, उसका आंसर आ जाता है। तो आप भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि तुम नहीं सीख पाओगे, सीखोगे, थोड़ा समय लगेगा, और तुम जोरदार तरीके से सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जोरदार तरीके से सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ वॉल्यूम क्या होता है? सर L3। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जैसे आप क्यूब की वॉल्यूम की बात करो तो हाइट, वेस, लेंथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो L का पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो L2 L3, तो ये कट के होगा L-1, तो इसका डायमेंशन होगा m L-1, सॉरी आई एम सॉरी, m L-1 t-2। अब यहां से देखो m L-1 t-2, m L-1 t-2, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशन सेम आ गया। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, प्रेशर हैव सेम डायमेंशन, हैव सेम डायमेंशन। एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशन। क्या याद रख पाओगे? क्योंकि तो मैंने तो ड्राइव करके बता दिया, याद रख पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, को नहीं भी रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। एकदम जोरदार, एकदम चमका कि नहीं चमका? एकदम चमका कि नहीं चमका? चलो देखो आगे। सरफेस टेंशन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। सर हमको तो नहीं आया समझ, आपको नहीं आएगा समझ, तो सर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि जब मैं सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा तब भी मैं डायमेंशन के बारे में एक बार बताऊंगा।
लेकिन अभी तुमसे अगर सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछता है तो फॉर्मूला दिया होगा। क्या फॉर्मूला दिया होगा? ये S इज इक्वल टू लिखा होगा F/L। अब तुम्हें S का डायमेंशन निकालना है। तुम्हें यह नहीं समझना कि फॉर्मूला कहां से आया ना, कोई नहीं पूछेगा फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि अभी तुम समझ ही नहीं सकते हो। और मैं 1000 बार बोल रहा हूं, अभी सरफेस टेंशन थोड़ी ना सीखोगे बेटा, ये 8वें चैप्टर में आता है। तो हम क्या सीखेंगे? ये फॉर्मूला गिवन है, यहां पे S का डायमेंशन बताओ, तुम्हें ये सीखना है बस। तो सर फोर्स होता है mlt-2 और डिवाइडेड बाई L। तो L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। L से L ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन आपका आ जाएगा mt-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ mt-2 इज अ डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। mt-2 इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ना। फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको FR से लिखते हैं, वो होता है बेटा म्यू इंटू एन। अब ये फॉर्मूला आपको गिवन है, मैंने दे दिया, तुम ये नहीं पूछो कहां से आया। ये लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं। ये है आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो अपने कांटेक्ट की वजह से फोर्स लगाते हैं। जैसे हाथ चिपका दिए तुमने, जितना जोर से ज्यादा चिपकाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। आप किसी, जैसे ये पेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, तो मेरा हाथ इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसी फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट की वजह से जो लगता है उसको कहते हैं नॉर्मल। और ये बेटा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये बेटा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, नॉर्मल। और ये बेटा है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये बेटा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, मैंने बता दिया क्या क्या। ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन क्या होगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू FR बटा N। ऊपर भी फोर्स और नीचे भी फोर्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M0 L0 T0, मतलब इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे, मतलब डायमेंशन लेस आ गया। दोनों तरफ जब फोर्स है तो ये हो गया फोर्स बाय फोर्स। ये तुम्हें समझना है बस। अगर फोर्स बाय फोर्स कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। फोर्स mlt-2, नीचे फोर्स mlt-2, सब कैंसिल होके क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। बताओ ये चमका कि नहीं चमका? एकदम ही डायमेंशन लेस, बिल्कुल जोरदार जवाब, एकदम ही जोरदार जवाब। डायमेंशन लेस इज अ करेक्ट आंसर। डायमेंशन लेस इज अ करेक्ट आंसर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बच्चा यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब समझता है कि सर स्मॉल जी, ना 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 ना, स्मॉल जी नहीं। एक होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसको हम लिखते हैं एक्सेलरेशन LT-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है स्मॉल जी। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है? कैपिटल जी। और वो कहां आता है? तो ये तो तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसका डायमेंशन तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फटाफट बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? इसमें फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th क्लास में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फटाफट बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? देखते हैं। जी 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 जी, यस 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 यस, एकदम जोरदार, यस 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 यस, एकदम ही जोरदार, एकदम ही जोरदार। ये बच्चे पूछ रहे व्हाट इज प्रेशर? बेटा तुम गोली खाओ और भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा, है ना? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा, घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब ठीक होगा। चलो, ये जी का डायमेंशन तुम्हें कैलकुलेट करने लगा। आंसर निकालो जल्दी फटाफट। कलम लेके बैठते हो कि सिर्फ उंगली लेके बैठते हो? तोड़ दूंगा। सिर्फ उंगली लेके टाइपिंग के लिए यहां पे तैयार रहते हो हमेशा। कलम लेके बैठो और फटाफट जी का डायमेंशन निकालो, फटाफट जी का डायमेंशन निकालो। यस, कई बच्चों ने जी का डायमेंशन निकाल लिया है। नहीं निकाला है, फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ निकाल लिया। आकांक्षा बिल्कुल सही बेटा है तुम्हारा आंसर। आकांक्षा बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें जिसका डायमेंशन निकालना है उसी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन होगा mlt-2 इज इक्वल टू G। अब मास किसी का भी हो, डायमेंशन तो m का पावर 1 ही होगा। तो m का पावर 1, m का पावर 1, तो ये हो जाएगा m का पावर 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। यहां से बेटा अच्छे से देखना, अगर मैं m से इस m को कैंसिल करूं तो m बचेगा,
और इस एल स्क्वायर को यहां लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, एल का पावर 3 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं G इंटू एम इज इक्वल टू एल का पावर 3 टी माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये होगा m का पावर -1 एल का पावर 3 टी का पावर -2। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। जल्दी से बता दो कितने लोगों को चमका ये? अभी भी जी लिख रहे हैं, अभी भी जी लिख रहा है। यस यस, m-1 L3 T-2। यस, चमका, बिल्कुल ही जोरदार, बिल्कुल ही जोरदार। यह है आपका करेक्ट आंसर, यह है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, और अगर तुम यहां पे पैसे दे के आए हो तो थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो एक बार मैं ब्लॉक करवा दूंगा, फिर फालतू में घूमते मिलोगे सर क्लास का लिंक और टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है। पढ़ने आए हो, देखो मैं तो बार बार समझा चुका हूं, तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो। यार तुम्हें नहीं पढ़ना तो कहीं और जाके खेल कूद करो ना यार, मजे वहां करो। यहां पे जहां पे 10,000 बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना? उनको डिस्टर्ब मत करो। चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो चार्ज हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू टाइम, ये टी है बेटा, सॉरी ये टी लिखा है मैंने, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा आई इंटू टी। आई हो गया तुम्हारा एम्पियर का पावर 1 और ये हो गया टी का पावर 1। तो चार्ज का डायमेंशन होता है ए का पावर 1 टी का पावर 1। चार्ज का डायमेंशन होता है ए का पावर 1 एंड टी का पावर 1। समझ में आ गया ये बात? चलो नेक्स्ट देखो, प्लैंक कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम प्लैंक कांस्टेंट को देखेंगे। ये प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है सर? तो अभी अभी आप 11th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। यस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 80 इज अ करेक्ट आंसर, 80 इज अ करेक्ट आंसर। 200% सही जवाब है तेरा, 80 एकदम सही जवाब है। चलो यहां देखो, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले हमें डायमेंशन किसी का पूछे ना तो धीरे धीरे मैं समझाता हूं तुम्हें, सुनना। कलम अगर है ना तो लिख लो, यही है तुम्हारा एमआर स्टार, इसका यही है सबसे बड़ा एमआर स्टार डायमेंशन का। वो किसी चीज का डायमेंशन पूछ रहा तो आप उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सर हम क्या सोचेंगे? तुम सीख जाओगे बेटा, मुझे भरोसा है तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। और जो नहीं सीखेगा ना उसको तुम्हें कूट कूट के सिखाऊंगा। तुमसे पूछेगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, तुम सोचना एनर्जी और फोर्स। तुमसे पूछेगा रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताओ, तुम सोचना एनर्जी और फोर्स। तुमसे बोलेगा स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, गैस कांस्टेंट का बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बताओ, तुम सोचना फोर्स और एनर्जी। सो डायमेंशन किसी का भी पूछेगा हम फोर्स और एनर्जी सोचेंगे। हां, लिख ले इस बात को। किसी भी चीज का डायमेंशन वो पूछे, तुम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम फोर्स एनर्जी सोचो, और फोर्स और एनर्जी का वो फॉर्मूला जिसमें ये आता हो। सीख ले, फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन याद रख के दुनिया के हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तू निकाल पाएगा, दुनिया के हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल पाएगा। धीरे धीरे मैं फील करा दूंगा। तो सर प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होगी? बेटा आप 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एक फोटोन की एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू HF। अच्छा, जहां पे बेटा मैं आपको बता देता हूं, यह है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। यह है बेटा फ्रीक्वेंसी, यह है बेटा फ्रीक्वेंसी। और ये जो स्मॉल h है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। स्मॉल h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, यही है बेटा आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं E बाई एफ। E का डायमेंशन होगा ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी होगा बेटा t का पावर -1। फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ? t का पावर -1। कई बच्चे यहां पे आंसर निकाल चुके होंगे, लेकिन वो आंसर उनका मुझे गलत दिख रहा है। कई बच्चों ने आंसर निकाला लेकिन उसका आंसर मुझे गलत दिख रहा है, कई का सही भी दिख रहा है। कैसे? तो ये t-2, ये है t का पावर -1। ध्यान से देखना, t का पावर -1 से t का पावर -2 को अगर आप कैंसिल करते हो बेटा कैंसिल करते हो, देखो ना सेम है, ये t का पावर -1, t का पावर -2, तो ये होगा t का पावर -1। या ऐसे करो, t का पावर -1 को ऊपर ले जाओ तो प्लस होगा ना, तो -2 + 1 क्या बचेगा? -1। तो डायमेंशन हो जाएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट का ml2t-1, ml2t-1।
अब आपको यहां पे क्या समझना था? क्या ये फॉर्मूला? नहीं, ये मैं बताऊंगा। अगर मैं डीपीपी में या एग्जाम में आपसे पूछता हूं प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, तो मैं E इक्वल टू HF दे दूंगा, क्योंकि तुमने फॉर्मूला थोड़ी ना पढ़ा है, और एक ही बार में जो 2 साल में तुम्हें पढ़ना उसका फॉर्मूला सब याद कैसे कर लोगे? ये इनजस्टिस है, तो तुम्हें याद नहीं रखना। ठीक है, ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया mL2T-1। अच्छा, एक होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। यह होता है डिस्टेंस R मल्टीप्लाई P, लीनियर मोमेंटम। ये सिंपल मोमेंटम बोलते हैं इसको। P को क्या बोलते हैं हम? सिंपल मोमेंटम। P को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मोमेंटम। ठीक है बेटा, सिंपल मोमेंटम। तो यहां पे बताइए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू R को लिखेंगे L और मोमेंटम हो जाएगा mL_T-1। यही तो है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा ये हो गया m, और L ये हो गया L² और ये हो गया T⁻⁻1। अच्छा, इस L को कंफ्यूज मत होना, यहां पे L लिख के इस L से काट मत देना बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम है। डर ही लगता है मुझे, ये एंगुलर मोमेंटम है। नीचे लिख देता हूं मैं, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। अब ध्यान से यहां पे एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव अ सेम डायमेंशन। और आपको एक दिन में यह याद नहीं होगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार गलती करेंगे, आप सीख जाएंगे दोनों का डायमेंशन सेम होता है। mL2T-1 इज अ करेक्ट आंसर। mL2T-1 इज अ करेक्ट आंसर। तो बताइए क्या आपको दिख रहा है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ठीक सेम है? समझ आया एकदम जोरदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग फोर्स, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और कभी कभी लिखा होगा फोर्स कांस्टेंट। अब इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ होगा, स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू होता है बेटा kx। स्प्रिंग फोर्स, ये बेटा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx। क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना? नहीं, या आप 11th क्लास के लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ये आपको याद नहीं रखना है। यस सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ही जोरदार तरीके से समझ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं ना, ये पढ़ के समझ जाते हैं और बीच में बकलूली करने वाले, और स्टार्टिंग में ही आते हैं वो 5 मिनट के लिए, बस स्टार्टिंग में ही आते हैं 5 मिनट के लिए। मैं यहां पढ़ा रहा हूं और वो कह रहे हैं कि गूगल पे ये दिया हुआ है, तो गूगल से ही पढ़ ले यार, गूगल से ही पढ़ ले, यहां क्यों आ रहा है? चल इधर देख, स्प्रिंग फोर्स kx, ये है बेटा आपका, ओहो सॉरी, ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम इसको फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो फोर्स अपॉन लेंथ। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये हो जाएगा बेटा mt-2। हालांकि मैं देखता हूं एक बार बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर निकाल लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। देखता हूं एक बार, यस, मजा आ गया, साइन, यस सर, ठीक है, यस गॉट इट, mt-2 आंसर इसका एकदम क्लियर। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत ही जोरदार तरीके से समझ आ गया। ठीक है, अच्छा मैं यहां के कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी के जैसा होता है, जो कि अभी अभी हम जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ा, हमने लास्ट स्लाइड में ही हमने पढ़ा है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? याद करिए, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? याद करिए, याद करिए, याद करिए, याद करिए, तो आपको याद आ जाएगा सेम एज सरफेस टेंशन। देखते हैं सबसे पहले किसने जवाब दिया है, सेम एज अ सरफेस टेंशन। देखते हैं किसने जवाब दिया है पहले, सरफेस टेंशन। बिल्कुल एकदम जोरदार तरीके से सही जवाब आया आपका, सरफेस टेंशन इज अ करेक्ट आंसर, सरफेस टेंशन इज अ करेक्ट आंसर। सर गैस कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट क्या होता है? अरे भाई कोई खास बात नहीं है, आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, और ये एनर्जी ही है। PV को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये एनर्जी डिफाइंड होता है। अच्छा, तो सर यहां से गैस कांस्टेंट कौन है? ये कैपिटल R। तो गैस कांस्टेंट कैपिटल R हो जाएगा PV बटा NTS, PV बटा NT। आप चाहें तो प्रेशर का डायमेंशन लिखें और वॉल्यूम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा एनर्जी। ये हीट एनर्जी ही होता है, थर्मल एनर्जी। तो ये आ गया mL2T-2।
अगर किसी को डाउट है तो यहां पे डायमेंशन लिख के चेक कर सकता है। और ये हो गया आपका मोल और ये हो गया आपका केल्विन का पावर 1, केल्विन का पावर 1। दिस इज द करेक्ट डायमेंशन। अब इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ गए ये बहुत है, आप इतना समझ गए ये बहुत है। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गैस कांस्टेंट आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो मैंने कब बोला आपने पढ़ा है? अरे कोई बात नहीं, मैंने बोला कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो हमको नहीं आया समझ लेनी है। ये इक्वेशन मैंने दिया है सर, ये कहां से आया? मैंने दिया है सर। आया कहां से तुम्हें नहीं समझना है, तो हमें क्या समझना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मैंने लिख दिया और मैं बोल रहा हूं ये पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल, ये गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर। अब ये भी केमिस्ट्री में यही पढ़ोगे। तो गैस कांस्टेंट को हम आर कहते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो आर बराबर होगा पीवी बटा एनटी। पी और वी का डायमेंशन रखो, एनर्जी के बराबर आ जाएगा। पीवी का डायमेंशन रखो, एनर्जी के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? पी और वी का डायमेंशन रखो, एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि 11th चैप्टर है 11th चैप्टर है 11th क्लास का। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला खुद बता देता हूं। एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 kBT, जहां पे T इज अ टेम्परेचर, लिख भी देता हूं मैं यहां पे, T इज अ टेम्परेचर। सर याद कर ले क्या इसको? नहीं, जरूरत ही नहीं है। E इज एनर्जी एंड KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर हमसे डायमेंशन पूछ दिया तो, अरे भाई डायमेंशन पहली बात इस चैप्टर में अगर पूछेगा तो फॉर्मूला दिया होगा, और अगर 11th क्लास के बाद में पूछता है तब तक ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, तब तक ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। तो यहां पे 3/2 बेटा कांस्टेंट एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे 4 पेन, पेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता है। 10 आदमी, 10 आदमी का कोई डायमेंशन थोड़ी ना हुआ यार, कोई यूनिट थोड़ी ना होगा। तो यहां से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा बेटा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया आपका mL2 T-2 और 1 अपॉन टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो केल्विन का पावर -1। 1 अपॉन टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो केल्विन का पावर -1। यस, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इज अ करेक्ट आंसर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह आता है 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। और अगर आप कुछ नोटिस कर रहे होगे तो 99% फॉर्मूला, 99% फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या 99% फॉर्मूला मैंने एनर्जी और फोर्स का ही लिखा है। ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, इधर देख एंगुलर मोमेंटम में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट में देखो फोर्स, ये भी एनर्जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एनर्जी और फोर्स से ही सब कुछ आप सीख जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायमेंशन निकालना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा F इज इक्वल टू QE। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। यह है फोर्स, कौन सा फोर्स है ये? स्पेशली ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये आप 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा F/Q। F हो गया आपका mL/T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज हो गया आपका AT। सर AT कहां से आया? तो अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, A इंटू टी, और A है एम्पियर। तो गलती से इसको एरिया मत समझ लेना बेटा। A क्या है? एम्पियर, एम्पियर। एंड ये आपका T है टाइम। तो बिल्कुल ये T से ऊपर में T-2 है, तो नीचे वाले T को ऊपर ले जाएंगे तो T-3 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का mL/T-3 एम्पियर का पावर -1। क्या मैं इसको याद रख लूं सर? ना, कोई जरूरत नहीं है। इसको याद रख लो ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम याद रखना चाहते हो तो इसको रख सकते हो, वो भी तुम्हारी एकदम आंतरिक इच्छा है कि हम रखेंगे सर, आप कितने मना कर लो हम रखेंगे, तो ये याद रख लो, जैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अब ये कहां याद रखोगे यार इतना सारा? F इज इक्वल टू QE याद रखना ज्यादा इजी है। F इज इक्वल टू QE याद रखना ज्यादा इजी है, इनटू टाइम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मैग्नेटिक फोर्स से होता है बेटा QVB। बहुत ही सिंपल है, QVB, जहां पे ऑब्वियस सी बात है ये है आपका चार्ज या वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा F/QV। F का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो F का डायमेंशन हो जाएगा बेटा, अच्छे समझिएगा, F का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो F का डायमेंशन हो जाएगा mL/T-2। चार्ज का हो जाएगा AT एंड वेलोसिटी हो जाएगा LT-1।
तो एटी और ये एल टी माइनस वन, तो देखो ये टी का पावर वन है, टी का पावर माइनस वन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पे। और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशन होगा एम टी माइनस टू एम्पियर का पावर माइनस टू, सॉरी एम्पियर का पावर माइनस वन। अब ध्यान से देखिए ना, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, ये चार्ज हो गया एटी और वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, तो ये टी का पावर वन, टी का पावर माइनस वन कैंसिल हो गया, नीचे एल ऊपर एल कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो एम्पियर का पावर माइनस वन, एम टी माइनस टू एम्पियर का पावर माइनस वन इज अ करेक्ट आंसर, इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, लो ये गजोदर का हमें कुछ नहीं कर सकता, एकदम चोमू हो गया, चोमू हो गया। मैं कह रहा हूं तुम्हें नहीं पढ़ना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बताता हूं क्या होता है, सुन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो उसका लीनियर वेलोसिटी होगा v, तो हम लीनियर मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम कहते हैं उसको, डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ पे तो उसका हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, है ना। सीधा चल रहा है तो मोमेंटम, और घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। ये अब कैसे समझ जाओगे, अभी ये रोटेशन में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, रेसिस्टेंस ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, इसका डायमेंशन आप खुद निकाल के दिखाएंगे मुझे। रेसिस्टेंस ये कब पढ़ा आपने, 10th क्लास में पढ़ा है। ये आप खुद निकाल के बताएंगे। ये बताइए, अरे यार तुम टाइपिंग में लो, इसका डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का डायमेंशन। रेसिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बोलो। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताता हूं, आर इज इक्वल टू द रो एल बाई ए। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को 10th क्लास में आपने पढ़ा है। ये फॉर्मूला क्या होगा रेसिस्टेंस का, ये फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आई एम सॉरी, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। थोड़ा सा समय देते हैं, देखते निकाल पाते कि नहीं आप। हिंदी क्या है इसका, नैन्सी कुमारी, नैन्सी कुमारी, नैन्सी बेटा ब्लॉक कर दूंगा तुरंत। तुम कुमारा होगी कुमारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। कुछ पैरेलक्स मेथड क्या होता है, मैं यहां डायमेंशन पढ़ा रहा, इसको चाहिए पैरेलक्स मेथड क्या होता है। अरे मैं तुम्हें रोटेशन पढ़ा दूं क्या, मैं तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स नहीं, मैं तुम्हें सीधा बीएससी करा देता हूं, ये तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा दूं, कुछ भी मतलब। 2-4 दिन देख रहा हूं बेटा, रोओगे, पछताओगे बहुत, नहीं कर पाओगे क्लास। पैरेलक्स मेथड क्या होता है, गलत निकाल रहे आप सब लोग। अच्छा, कई बच्चे निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू आई आर, और कह रहे हैं कि सर r इज इक्वल टू हो जाएगा v बट आई। तो मैं आपको बता दूं, यहां से भी डायमेंशन आप नहीं निकाल सकते और यहां से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि v है पोटेंशियल, आपको यूनिट नहीं लिखना है, डायमेंशन लिखना है। और अभी तक तो आप समझिए कि डायमेंशन इज अ नथिंग बट पावर ऑफ, डायमेंशन इज अ नथिंग बट पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड पोटेंशियल इज नॉट अ फंडामेंटल, राइट। पोटेंशियल इज नॉट अ फंडामेंटल, आप सही बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला सही है, v इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां से डायमेंशन नहीं निकाल सकते, यहां से भी नहीं निकाल सकते। तो सर डायमेंशन निकाले कहां से, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, हो सकता है उनका आंसर सही हो, मैं बता देता हूं, हो सकता है उनका आंसर सही हो, मैं बता देता हूं। गलत है ना बेटा, हो सकता है आपका आंसर सही हो, मैं बता देता हूं। देखो मैंने आपको क्या बोला था, समय लगेगा आपको सीखने में, लेकिन जो मैंने बोला था वो सच में बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, और 8 साल में, 7-8 साल में सवाल कर करके जो निकाला है वो मैं आपको दे रहा हूं। नहीं आता लोगों को समझ, मजदूरी करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, हजारों किताब सॉल्व कर लो, सारी किताब में मजदूरी करते हैं, सारी किताब में मजदूरी करते हैं। अभी तुम उतना सीख नहीं पाओगे, लेवल नहीं, अभी तुम एकदम चूजे हो, बच्चे हो, एकदम छोटो सा, चोमू सा, चूजा, चूजा समझता है वो हो तुम।
तो मैं कह रहा हूं उसको सीरियसली लो, कि वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछे, आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एंड फोर्स का फॉर्मूला याद करेंगे जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आता हो। तो सर कहां से है वो फॉर्मूला? जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट नाम का एक थ्योरम पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये पढ़ा होगा। और यहां से डायमेंशन एक ही लाइन में आएगा, आएगा यहां से भी, लेकिन आप रेसिस्टिविटी का डायमेंशन नहीं जानते। आएगा यहां से भी, लेकिन आप पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं जानते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मूला लिखा अगले लाइन में आंसर कैसे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका डायमेंशन हो गया एम एल टू टी माइनस टू, इधर हो गया एम्पियर का स्क्वायर रेसिस्टेंस, और ये हो गया टी। टी को उस तरफ ले जाओगे तो ये होगा टी माइनस थ्री, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री, एम्पियर का पावर माइनस टू इज द करेक्ट आंसर। हो गया, ये आंसर होगा। अगर ये याद है तो एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन हम दोनों फॉर्मूले से जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। एक बच्चा है टी माइनस टू, टी माइनस थ्री होगा बेटा। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस थ्री, एम एल टू ए माइनस टू टी माइनस थ्री, बिल्कुल बस सही जवाब है। कृष्ण मोहन, अदिति शर्मा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है ना? तो देखो, अगर आप इससे भी निकालो तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिर पोटेंशियल का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, तो एक और कैलकुलेशन करना है तुम्हें। और यहां से तो सारे नोन है, हीट, एनर्जी, करंट, और ये टाइम। करंट हो गया एम्पियर, तो ये करंट का स्क्वायर उधर जाएगा तो ए माइनस टू हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब कैपेसिटेंस का भी तुम्हारा आ जाएगा एनर्जी से। कैसे सर एनर्जी से? तो ई बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं निकाल सकते, ऐसे करो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, बता देता हूं मैं तुम्हें, ये होता है, ये कैपेसिटेंस हो गया सी। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। यहां से कैपेसिटेंस का डायमेंशन होगा सी इज इक्वल टू चार्ज का होल स्क्वायर बटा एनर्जी। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। चार्ज का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्ज का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, सी ऊपर जाएगा ना, चार्ज आप जानते हो और एनर्जी आप जानते हो, एम एल टू टी माइनस टू। अब यही तक छोड़ देना, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, एकदम जोरदार जवाब। कैपेसिटेंस का भी कई लोगों ने निकाल दिया है। परमिटिविटी, अब ये आ सकता है, आपको कई किताबों में दिखा होगा, परमिटिविटी का डायमेंशन बताइए, परमिटिविटी का डायमेंशन बताइए। तो परमिटिविटी आप पढ़ेंगे तो वैसे 12th क्लास में। अब क्या होता है? तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, उसी तरीके का एक फोर्स होता है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है आपका एफ, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं परमिटिविटी, इप्सिलॉन नॉट को। ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, या आप 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे परमिटिविटी का डायमेंशन पूछता हूं एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला मैं दे दूंगा, आगे आपको काम करना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, जो एथिकली सही है, जो असल में जो प्रोसीजर वो यही है कि ये फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी 11th क्लास के आप चूजे हैं, 11th क्लास के चूजे हैं आप। वाह वाह, नहीं वाह वाह। अरे याद कुछ नहीं करना है यार, याद कुछ नहीं करना। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि परमिटिविटी का डायमेंशन बताओ, ठीक है ना, परमिटिविटी का डायमेंशन बताओ, तो ना तो तुम्हें परमिटिविटी याद रखना, ना ही तुम्हें यह फॉर्मूला याद रखना। तो सर परमिटिविटी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला मैं दूंगा यहां तक, और मैं बोलूंगा, सुनना, असल में क्वेश्चन सुनना। अगर मैं पूछता हूं एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो कैसे पूछूंगा? F is force, Q1 Q2 is charge, and R is distance, and epsilon naught is a permittivity, and this is formula. Then find dimension of permittivity. मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब यहां तक तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन। अब यहां से epsilon naught का डायमेंशन निकालो, ये तेरा असल में सवाल है। ना तो तुम्हें epsilon naught याद रखना, ना ही तुम्हें फॉर्मूला याद रखना, और ना ही तुम्हें epsilon naught की परमिटिविटी याद रखना। क्या करना है सर? तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां पे मैंने बता दिया, ये इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कहलाता है, ये फोर्स है, ये चार्ज, ये डिस्टेंस है। अब तुम इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ। तुम्हें सिर्फ इतना ही पढ़ना है बेटा, इतना ही पढ़ना है। समझाते समझाते, इसमें यही समझाते समझाते हालत खराब हो जाता है। एक बच्चा बोले ऐसा लग रहा है फिजिक्स बहुत कठिन है। तुम रामलाल हो, मैं 20 बार एक चीज बोल चुका हूं, तुम उसी को नहीं समझ रहे हो।
बेटा फिजिक्स कठिन नहीं है, तुम दिमागी रूप से कमजोर हो, थोड़ा संघर्ष करो। फिजिक्स अगर कठिन होता तो यहां पे जो हजारों बच्चे फटाफट सही जवाब दे रहे हो, कैसे जवाब देते? वो भी तो बच्चे ही है ना तुम्हारी तरह से। पहली बार में दिक्कत आती है, और दिक्कत आएगी तो लेटना नहीं है, सीधा लेट गए। दिक्कत आई है तो कलम चलाओ। तुम्हें यह फॉर्मूला नहीं याद रखना, 20 बार बोल दिया तो भी नहीं समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट, सर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज का स्क्वायर बटा 4 पाई एफ और आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो कर सकता है, ये भी अगर नहीं कर सकता है तो अभी भी समय है, अभी भी समय है। आज तो एक काम करना, जिन लोगों को ना ये भी नहीं करना है ना, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूले तक नहीं पहुंचना आया, तो आज एक काम करना, सुन ध्यान से सुन, एक काम करना, एक काम करना। हां बच्चे बोल रहे पूरा चमका, तो एक काम करना, आज जिनको ये भी नहीं समझ आ रहा ना कि ये कैसे लिखा, अच्छा जिनको ये भी नहीं समझ आया ना कि 4 पाई एक नंबर है, 4 पाई एक कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन होता है, पाई 3.14 होता है, इसका कोई डायमेंशन आपने थोड़ी ना लिखा है, 4 का डायमेंशन थोड़ी ना लिखते, 4 एक नंबर है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, 4 मीटर है तो डायमेंशन होगा, ये एक नंबर है प्योर नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2। अब जिसको ये भी नहीं समझ आया, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये होगा L2, और चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा AT, और स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। ये जिसको ये भी नहीं समझ आया कि हमने फोर्स का डायमेंशन ML T-2 कैसे लिखा है, तो एक काम करना, आज जाना घर में हर घर में एक कोने में छोटा सा भगवान का मंदिर होता है, वहां पे 1 रुपए का लड्डू लेके जाना, भगवान को चढ़ाना, हाथ जोड़ना, आंख बंद करना, और एकदम श्रद्धा भाव से, भक्ति के भाव से आंख बंद करके भगवान से पूछना, भगवान जी मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, ये पूछना भगवान से आज जाके, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों, और एकदम श्रद्धा भाव से 1 रुपए का लड्डू लेके जाना, औकात तेरी इतनी है, और पूछना भगवान से, भगवान जी मैं ही क्यों, आखिर मैं ही क्यों, ये पूछना। भगवान क्या पता शायद कुछ बता दे। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान से पूछना मैं ही क्यों। चले किधर, इधर देख। अब सर क्या करें, अब इसको सॉल्व कर थोड़ा सा, देख यहां पे ध्यान से, ये मास है तो मास ऊपर चला जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा, ये l है, ये l स्क्वायर और l, तो l का पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो l का पावर -3 हो जाएगा। ये बेटा देखो t का पावर -2 है, देखो यहां पे t का पावर -2 है, इधर t स्क्वायर होगा, तो t का पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t का पावर 4, और ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, ये होगा एम्पियर का स्क्वायर। बहुत जोरदार, बहुत ही जोरदार, चमक गया। तब यहां से मतलब ऐसे तुम मानते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा डोज चाहिए होता है तुम्हें, मजा आ गया। यस सर। अब ये चैट देख के ना थोड़ा शर्माओ, ये चैट जो दिख रहा है ना तुम्हें, इसको देख के थोड़ा शर्माओ, समझ में आया? अकेले में कोई नहीं देख रहा, शर्मा लो थोड़ा, घर पे बैठे बैठे, सामने तो नहीं हो, थोड़ा शर्माओ, चैट देखो और शर्माओ। सबका सर जवाब सही है, सबको समझ आ गया। अब सर ये हमें बस यहां से यहां तक कैलकुलेशन सीखना है बस, और ये मैथमेटिक्स तो अभी टेलर है, इससे भयंकर भयंकर मैथमेटिक्स आएंगे, इसलिए मैंने पहले बोला था थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन और इन सब का कैलकुलेशन आप सीख के रखें। चलो आगे देखो, परमिएबिलिटी, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। परमिएबिलिटी का डायमेंशन मैं तुम्हें कह रहा हूं, परमिएबिलिटी का डायमेंशन जाके तू देख लेना, जिस किताब में सर्च कर लेना, गूगल करने का शौक है ना, कर लेना, गूगल कर लेना, किसी किताब में जाके देख लेना किसका, परमिएबिलिटी का डायमेंशन, ठीक है ना, बहुत लेंदी तरीके से निकाला होगा। और मैं जो डायमेंशन सिखा रहा हूं देख, मैं डायरेक्टली फोर्स से बताऊंगा। F इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 4 पाई I स्क्वायर L/d। ये फॉर्मूला गिवन है बेटा, ये आपको नहीं समझना, 12 पढ़ने के बाद ही बच्चों को याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला है। अगर मैं μ0 का डायमेंशन पूछूंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा, और ये 12th क्लास तक आप पढ़ लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब घबराने की जरूरत नहीं है। हां मैं ये बता देता हूं, L है आपका लेंथ,
लेंथ, डी है डिस्टेंस बिटवीन वायर, डिस्टेंस बिटवीन वायर, और बेटा आपका ये जो आई है वो है करंट, वो है करंट, और परमिएबिलिटी होता है बेटा म्यू नॉट, ये होता है म्यू नॉट। अब यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन फटाफट एक लाइन में आ जाएगा, एक पेज में निकालते हैं म्यू नॉट का डायमेंशन, देख लेना तो किताबों में। चल यहां पे देख, म्यू नॉट का डायमेंशन 4 पाई डायमेंशन लेस है, तो म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एफ, लेंथ से ये डी कट जाएगा, एफ बटा करंट का स्क्वायर ले, ये हो जाएगा एम एल टी -2 एंपियर का पावर -2। आंसर आ गया, ये आ गया। सर अगर हम कल को आप परमिबिलिटी का डायमेंशन पूछ देते हो तो हमको नहीं आया, तो अबे कैसे नहीं आएगा, ये मैं फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें, फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहां पे इसको तुम याद रख लेना, ये भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास में हम पढ़ते हैं। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लाइट सी इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पे म्यू नॉट है परमीएबिलिटी और ये है बेटा परमीटिविटी। और घबराओ मत, ये यही चैप्टर ऐसा है, आगे चैप्टर ऐसा नहीं होगा, आगे का चैप्टर बेटा ऐसा नहीं होगा, आगे का चैप्टर ऐसा नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे का चैप्टर ऐसा नहीं है। और यहां भी मैं तुम्हें कहां कह रहा हूं कि पूरे फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, याद ही नहीं रखने, ठीक है ना, याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। 2-4 सवाल अगर इस चैप्टर से सॉल्व ना हो तो समझना कि आगे एक चैप्टर में आएगा, इसलिए हमें याद नहीं है। यहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा, स्पीड के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, स्पीड के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला रखेंगे। मैंने इसलिए आपको बता दिया, ये बताना भी नहीं चाहिए, इसलिए बता दिया कि एग्जैक्टली ऐसा तुम्हें कहीं किताबों में दिख जाएगा, ठीक है। अगर तुम नहीं भी कर पाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज तुम एट द एंड ऑफ 11th क्लास कर पाते हो या एट द एंड ऑफ 12th क्लास कर पाते हो, सबका डायमेंशन तो बहुत बड़ी बात होगी। असल में ये सारी चीजें तुम्हें निकालना नहीं है। अब कुछ डायमेंशनलेस, जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, वो आपको याद रखना है। कुछ ऐसी चीज जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, उसका आपको याद रखना है कौन कौन सा डायमेंशन लेस होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे एंगल is a dimensionless, solid angle is a dimensionless, strain is a dimensionless। strain क्या होता है बेटा, strain defined as change in length delta L बटा L होता है। strain is a change in length delta L बटा L। strain is a dimensionless, क्यों? क्योंकि लेंथ बाई लेंथ है, चेंज इन लेंथ। सर चेंज इन लेंथ और लेंथ का डायमेंशन सेम होगा, हां बेटा, कैसे मैं बताता हूं। मैं अगर तुमसे पूछूं 5 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करो तो बताओ क्या होगा फटाफट, 5 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मीटर, तो आया तो लेंथ ही ना। तो ये जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। समझ में आया कि नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। चलिए याद रखिए, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो ये फ्लूइड में पढ़ेंगे आप, ये क्या होता है नहीं समझना, इतना याद रखना कि डायमेंशन लेस होगा, रेशियो है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो आता है, रेशियो। जैसे मैं बोलूं रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो बताओ रेशियो ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर, डायमेंशनलेस। रेशियो ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा डायमेंशनलेस। सर क्यों? क्योंकि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, किसी भी चीज का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ऊपर बटा नीचे, ठीक है ना, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो वी भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और सी स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, एयर। तो सर स्पीड बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल कूलम्स लॉ
कूलम्स लॉ बेटा 12th क्लास में पढ़ना है। कूलम्स लॉ कहां पढ़ना है? 12th क्लास में। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, मैंने जानबूझ के यहां पे फंक्शन नहीं लिखा है, ये फंक्शन भी लिख सकता हूं, फंक्शन का मतलब फॉर्मूला ही होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला डायमेंशनलेस होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये डायमेंशनलेस होता है। क्यों? तो मैंने पहले ही बताया था, यूनिट ऑन डायमेंशनलेस हो जाता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो डायमेंशनलेस ही तो आया, डायमेंशनलेस ही तो आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई एक प्योर नंबर है, ई 2.71 और उसका पावर कुछ भी लिखते हैं, तो ये डायमेंशनलेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रिलेटिव परमिएबिलिटी, अभी अभी मैंने आपको परमिएबिलिटी बताया था। रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। मतलब ये परमिएबिलिटी का रेशियो है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी। यहां पे लिख देता हूं, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाता है? डायमेंशन लेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। रिलेटिव परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ठीक है, सॉरी, सी बाई वी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आई एम सॉरी, सी बाई वी होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। प्योर नंबर जैसे 2, 4, 10 लिखा हो उसको हम डायमेंशनलेस कहते हैं। रेशियो, इफिशियंसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज होता है डेंसिटी ऑफ एनी मैटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी का रेशियो होता है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको याद नहीं होता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशनलेस होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी डायमेंशनलेस। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी भी डायमेंशनलेस होता है। इफिशियंसी, इफिशियंसी हमेशा आउटपुट बाय इनपुट के टर्म्स में डिफाइंड होता है, तो इफिशियंसी भी हमेशा डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी भी हमेशा डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से आपको बता देता हूं जो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। यहां पे ये याद रखिए कि प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और एंगल ये तुम्हें याद रहना चाहिए, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। इज अ डायमेंशनलेस, ये इज अ डायमेंशनलेस। इसका डायमेंशन होगा m0, l0, t0, ये डायमेंशनलेस होगा। देखो, कोई भी अजीब सा नाम सुन के ना घबराओ मत, अजीब सा नाम सुन के घबराना नहीं है, अजीब सा नाम सुन के घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने भी नहीं पढ़ा और आपको पढ़ना भी नहीं है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अजीब सा नाम सुन के घबराना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। प्योर नंबर इज अ डायमेंशनलेस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इज डायमेंशनलेस। क्लियर है? एंगल इज अ डायमेंशनलेस, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ई का पावर एक्स कहीं लिखा हुआ है, ई का पावर एक्स, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। अच्छा, ये पावर ऑफ प्योर नंबर जैसे ये एक्स है, ई की पावर एक्स भी डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस है, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस। जैसे मैं लिख दूं, अगर 2 का पावर कुछ भी लिखता हूं, 2 का पावर, यहां पे बॉक्स में कुछ भी लिखूंगा, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस, क्योंकि 2 खुद डायमेंशनलेस है। यहां पे थोड़ा लॉजिकली समझना, प्योर नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो प्योर नंबर का जो पावर होगा ना, वो भी डायमेंशनलेस होगा। पावर ऑफ प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस, पावर ऑफ प्योर नंबर इज, पावर ऑफ प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस। क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, पावर ऑफ प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस। ठीक है, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन मैंने आपको बताया था, प्रेशर का डायमेंशन मैंने बताया था, m L-1 T-2, यही बताया था क्या प्रेशर का डायमेंशन? ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन यही होता है। बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, ये सेम प्रेशर जैसा होता है,
ये भी सेम प्रेशर जैसा होता है। स्ट्रेस किसके जैसा होता है बेटा? प्रेशर जैसा होता है। ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही डिफाइंड होता है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन बताइए किसके जैसा हो जाएगा? प्रेशर के जैसा। यहां पे समझिए, स्ट्रेस का डायमेंशन किसके जैसा हो जाएगा? प्रेशर के जैसा। और ये बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यहां पे यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, यंग मॉडुलस, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूं। स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, ये एक फॉर्मूला होता है। सॉरी हमको नहीं आया, नहीं आएगा समझ, ये आगे आपको पढ़ना है, चिंता मत करिए, ये फॉर्मूला दिया जाएगा आपको। अगर मैं ये फॉर्मूला आपको दे देता हूं, जहां पे ये गामा है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो इस यंग मॉडुलस का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे बताइए? ये फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, ये गिवन होगा, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ये आपको याद नहीं रखना। बच्चे थोड़े से इसमें कंफ्यूज रहते, सर हमको क्या देगा क्या नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, तुमको जो समझ आया ना उतना ही समझना था। चिंता मत करो, तुमको जो समझ में आया था, आ गया है, उतना ही समझना, तो तुमसे इससे ज्यादा नहीं समझना था। क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ कि यंग मॉडुलस का ये गामा, ठीक है ना, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, नाम है बस इसका। यंग मॉडुलस का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए? सर टफ है ये याद रखना। बहुत सही, मैं कह रहा हूं याद करना ही नहीं है, ये बोला कि टफ है याद करना। वाह वाह, नहीं नहीं, वाह वाह, खा के फेंक दूंगा। मैं कह रहा याद करना ही नहीं, और ये कह रहा सर टफ है याद करना। मतलब कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा, है ना। जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया या टफ है याद रखना, मैं तुमको यही कहना चाहता हूं कि भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। चलो इधर बताओ, गामा का डायमेंशन क्या होगा? तो अभी अभी मैंने बताया तुम्हें, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, तो ये डायमेंशनलेस होता है, दिस इज डायमेंशनलेस, ये मैंने बताया था आपको। सर हमें याद नहीं है तो अभी मैं फिर से बता देता हूं, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, ये डायमेंशनलेस है। तो गामा और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम हो जाएगा, और स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के जैसा होता है, क्योंकि स्ट्रेस भी और प्रेशर एक ही जैसा चीज हो गया, ये प्रेशर के जैसा होता है, मतलब गामा का डायमेंशन ये हो गया। तो आप यहां पे देखिए, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, स्ट्रेस ऑल हैव अ सेम डायमेंशन। इन सब का डायमेंशन क्या होता है बेटा? सेम होता है। इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? अब चलिए, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स जो पीछे के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, कि मैं जितना समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ये पढ़ना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं आ जाए तो घबराना मत। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ मास भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ मास ये होता है m इंटू डी स्क्वायर, इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2। चलो बताओ, अब मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया है उसको एक बार लिख दिया यहां पे, ताकि तुम्हारे पास एक नोट्स रहे और तुम कंक्लूड कर सको चीजों को। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव अ सेम डायमेंशनल फार्मूला, ये मैंने आपको बता दिया था। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट हैव अ सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये सवाल n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया, AIEEE, AIPMT, AIPMT, IIT, नीट, हर जगह, एम्स, हर जगह सवाल पूछा गया आज तक 20-30 साल में। कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं है जिसमें यह सवाल ना पूछा गया हो। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। बहुत धीरे धीरे एकदम प्यार से फॉर्मूला लिख के, एकदम धीरे धीरे एकदम प्यार से फॉर्मूला लिख के बेटा मैंने आपको यह पढ़ाया है, ठीक है। आप 10 बार में याद कर पाओगे, 20 बार में कर पाओगे, 50 बार में कर पाओगे, नहीं भी कर पाओगे तो 11-12 खत्म होते होते तो याद हो ही जाएगा। बहुत है, नीट तुम्हें तभी देना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन लास्ट तक रहेगा, है ना। तो तुम्हें नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह सवाल पूछा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह सवाल पूछा है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये तुम्हें याद नहीं होगा, मैं यहां पे बता देता हूं। देखो V E इज इक्वल टू होता है बेटा पोटेंशियल बटा लेंथ। पोटेंशियल जो तुमने पढ़ा है ना 10th क्लास में, वही वाला पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका डायमेंशन सेम होता है। तो तुम्हें यह याद रहना चाहिए, यह याद हो जरूरी नहीं। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट बेटा मैंने बताया था, फोर्स ग्रेडियंट क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, या मैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलूं या सरफेस टेंशन बोलूं, सबका डायमेंशन सेम होता है, एम L0 T-2। एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायमेंशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा होता है I, वो होता है फोर्स बटा मास। तो ये एक्सीलरेशन के बराबर ही आ गया, ये एक्सीलरेशन के बराबर ही आ गया। नेक्स्ट, वर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क। टॉर्क मैंने बता दिया था, फोर्स इंटू लेंथ। मैं फिर से लिख देता हूं, टॉर्क होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू लेंथ। इसी को हम कपल भी बोलते हैं, है ना। कपल किसको बोलते हैं, अब तुम बच्चे तो हो नहीं, जानते हो कपल किसको बोलते हैं, है ना। कपल वो नहीं बेटा, तुम्हें 4 साल लगेगा नीट क्वालिफाई करने में। कपल मतलब दो फोर्स के कॉम्बिनेशन को कपल कहते हैं। तो दो फोर्स का कॉम्बिनेशन हो या 4 फोर्स है तो फोर्स ही, इसलिए रह जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सबका डायमेंशन एनर्जी के इक्वल होगा। फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट एरिया है सेम डायमेंशन। और कहीं तुम्हें डाउट हो तो थोड़ा सा कलम चला के देखोगे तो तुरंत तुम्हें समझ आ जाएगा। जो मैंने पढ़ा है उसी को लिखा है। जैसे मैंने स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये पढ़ा दिया था। स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए क्या स्ट्रेस का, प्रेशर का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सबका डायमेंशन सेम होता है। यस, इन सबका डायमेंशन सेम होता है। अब आ जाते हैं अपन उस लास्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, व्हेन टू फोर्सेस कंबाइंड। अरे लाला, रोटेशन में पढ़ेगा, चिंता मत कर। बताऊं व्हेन टू फोर्सेस कंबाइंड, कपल किसको बोलते हैं बताऊं, कपल। मान ले पार्क में तू बैठा, नहीं पार्क तुम्हें जान ही नहीं देगा पार्क में तुम्हारी जैसे शक्ल वाले इंसान को। मान ले तू पार्क के बाहर है और पार्क के अंदर तेरा दोस्त बैठा जो तेरे से नाराज है। तू बाहर है और पार्क के अंदर तेरा दोस्त बैठा जो तेरे से नाराज है। तू जैसे ही पार्क के अंदर गया तो तू देखा होगा पार्क का गेट ऐसे खुलता है, ऐसे जो घूमने वाला होता है। तुमने यहां पे गेट खोलने के लिए इसको ऐसे दबाया। तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज है, वो बाहर जाना चाह रहा, तो उसने फोर्स को ऐसे दबाया। मान ले रामलाल है, तू अंदर जा रहा, पिंकी बाहर जाना चाह रही, तो रामलाल ने ऐसे गेट को दबाया और पिंकी ने ऐसे बताया। तो ये घूमता है ना। दो इक्वल अमाउंट ऑन अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स को हम कपल कहते हैं, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स को हम कपल कहते हैं, बस घबराना नहीं है। जैसे तुम किसी भी बोतल की कैप को खोलते हो तो ऐसे घुमाते हो ना, देखो एक उंगली पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है, इसी को हम कपल। चलो अब ये सवाल मैंने दिया था और बोला था कि इसका आंसर आपको निकालना है। बहुत सारे n नंबर ऑफ बच्चों ने सही आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। अब मैं तुम्हें इसको MR स्टार से करता हूं, एकदम ही जोरदार, चिंता मत करना, ऐसा चमकेगा कि मजा आ जाएगा। ये क्या लिखा है, इसका मैं MR स्टार से बताऊंगा, ठीक है। अब MR स्टार से कैसे बताता हूं सुनना। वैसे बेटा समझना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होना जरूरी है। जैसे एंगल हो गया, है ना, यूनिट पहले एसेंशियल होता है, उसके बाद हम डायमेंशन की बात करते हैं। जैसे एंगल है तो एंगल के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब इसको बहुत आसानी से याद रखने का एक जबरदस्त तरीका बताता हूं मैं तुम्हें, MR स्टार बताता हूं, सुनो। जैसे बिल्डिंग हम बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो देखो ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकेंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, फोर्थ फ्लोर होता है। अगर मैं अभी कहूं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, मैं क्लास जो ले रहा हूं वो फर्स्ट फ्लोर पे ले रहा हूं, तो इस बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर होगा या नहीं बताओ। मैं जहां पे क्लास ले रहा हूं, जहां पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं खड़े होके, वो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूं। कहां हूं बेटा, फर्स्ट फ्लोर पे। तो बताओ मेरे बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर होगा या नहीं। बहुत ईमानदारी से थोड़ा सा ये लगा के जवाब देना। मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, मैं फर्स्ट फ्लोर से पढ़ा रहा हूं, तो बताओ मेरे बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर है या नहीं। हाँ या ना में जवाब दो ना, हाँ या ना में जवाब देना, मैं देख रहा हूं। बताओ क्या होगा, ठीक है। माय नेम इज रामलाल, मे बी, बताइए क्या होगा। यस यस मे बी, यस मे बी, यस कैसे बोल रहे हो, मतलब मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर होगा ही। वाह रे लाला, वाह। यस 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 होगा सर। तूने आके बनाया है, मजदूर है तू, बिल्डिंग बनाता है,
मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकेंड फ्लोर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस यस लिख रहे हैं, अंधा कानून। में भी होगा, यस कैसे लिख रहा है बे? ये देख, ये घर है मेरा, ले ये मेरा घर है, ये है फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर, ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर। ऊपर कोई मकान ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं फर्स्ट फ्लोर है, मैं जहां रहता हूं वहां पे फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम्हें इससे भी ना समझ में आया ना, तो तू मतलब जान दे देना, आज अपना माथा मार लेना दीवार पे। मे बी होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। तो देखो, ये भी मकान की तरह होता है। ये तेरा है फर्स्ट फ्लोर और ये है सेकंड फ्लोर, ऐसे समझना। ये है तेरा फर्स्ट फ्लोर और ये है तेरा सेकंड फ्लोर। मैं कह रहा हूं कि यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है। तो आप लिखोगे मे और मे नॉट हैव डायमेंशन, हैव डायमेंशन। तो ये पहले क्वेश्चन का ए का आंसर आएगा, मे और मे नॉट हैव डायमेंशन। मैं कहता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी, एक मिनट, मैंने तो बी पूछ लिया तुमसे, एक मिनट, आई एम सॉरी। फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, मतलब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर के बारे में आप नहीं कह सकते, बी हो गया ये। मे और मे नॉट बी, मे नॉट हैव डायमेंशन, मे नॉट हैव डायमेंशन। इसका एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं, एग्जाम्पल भी बताता हूं। फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, तो मे और मे नॉट हैव डायमेंशन, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एंगल, इसका एग्जाम्पल होगा एंगल। एंगल का यूनिट है, हां है, क्या डायमेंशन है? नहीं है। तो फर्स्ट फ्लोर हो तो जरूरी नहीं है कि सेकंड फ्लोर होगा। फर्स्ट फ्लोर अगर है तो जरूरी नहीं है कि सेकंड फ्लोर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये बात? ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा और इसका एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं। जैसे वेलोसिटी में बोलूं तो वेलोसिटी का यूनिट है और डायमेंशन भी है। तो यूनिट हो तो डायमेंशन हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, मैं यहां पे बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक काम करता हूं, सुनो ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। पिंकी जहां रहती है ना, पिंकी का घर है जहां, तू रामलाल सुन ध्यान से, पिंकी का जहां घर है उस पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, तो बताओ सेकंड फ्लोर होगा कि नहीं? पिंकी जहां रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर नहीं है, तो व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? पिंकी जहां रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? बताओ, पिंकी जहां पे रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? फटाफट बताओ, खत्म करते हैं, फटाफट बताओ। पिंकी जहां पे रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, फर्स्ट फ्लोर नहीं है। पिंकी जहां रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? पिंकी जहां पे रहती है वहां पे फर्स्ट फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट सेकंड फ्लोर? 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 नो 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 भैया, जब मैं अपने बारे में पूछ रहा था कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, तो बताओ सेकंड होगा कि नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो गए। लेकिन पिंकी का जवाब तूने एकदम जोरदार तरीके से दिया है, नॉट पॉसिबल। यस, तो अगर मैं कहता हूं फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैव यूनिट, मतलब फर्स्ट है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। अगर यूनिट ही नहीं है तो ये नहीं होगा, तो आंसर होगा मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। मस्ट नॉट हैव डायमेंशन मतलब उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट, होना ही नहीं चाहिए। अगर यूनिट ही नहीं है, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है, तो सेकंड फ्लोर कहां से बनेगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो तुम जानते हो उसी के टर्म्स में दे देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। समझ में आया कि नहीं है? एकदम जोरदार तरीके से। और बताता हूं, सी में चलो। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, ठीक है। अब बताओ, पिंकी जहां पे रहती है, पिंकी जहां पे रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? ऐसे ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो, बहुत इजी है। देखो, पिंकी जहां रहती है वहां पे डज नॉट मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? सेकंड फ्लोर नहीं है। पिंकी जहां रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? बहुत सही। पिंकी जहां पे रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर नहीं है, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? तुम सब सही जवाब दे रहे हो बेटा, सब लोग सही जवाब दे रहे हो। बताओ, पिंकी जहां पे रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर है ही नहीं। पिंकी जहां पे रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर नहीं है, मुझे पता है कि सेकंड फ्लोर नहीं है,
तो फर्स्ट फ्लोर के बारे में क्या कहोगे? अरे लाला, अगर सेकंड फ्लोर नहीं तो थर्ड नहीं हो सकता, हवा में थोड़ी ना बनाएगा, फोर्थ नहीं हो सकता। लेकिन अगर सेकंड फ्लोर नहीं है तो फर्स्ट तो हो सकता है। तो यहां पे क्या लिखोगे? मे और मे नॉट हैव यूनिट, मे और मे नॉट हैव यूनिट। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका भी एग्जांपल आ जाएगा बेटा एंगल। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा बोलो? एंगल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, मे बी एकदम सही जवाब दियो बे। ये है पावर ऑफ एमआर स्टार, ये है पावर ऑफ एमआर स्टार। देख रहे हो, ऐसे तरीके से समझाया कि एकदम तुम्हें दिमाग में बस जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। चलो अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। पिंकी जहां रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर है, देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? पिंकी जहां रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर है, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन मतलब ऊपर वाला है, मतलब सेकंड फ्लोर है। देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? है, नॉट लिखा है मतलब नहीं है, और हैव मतलब है, तो ये है। तो ये क्या होगा बताओ? पिंकी जहां रहती है वहां पे, पिंकी जहां रहती है वहां पे सेकंड फ्लोर है। देन व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? व्हाट अबाउट फर्स्ट फ्लोर? बताओ जल्दी फटाफट। मस्ट या मे? फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, हैव मतलब सेकंड फ्लोर है। पिंकी सेकंड फ्लोर पे रहती है। अरे पिंकी कहां रहती है? सेकंड फ्लोर पे। तो बताओ उसके घर में फर्स्ट फ्लोर होगा कि नहीं होगा? उसके घर में मस्ट, यस में नहीं लिखना, मस्ट लिखना, मस्ट लिखना है, 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 मस्ट लिखना है। अरे लाला, पानी पानी कर दिया तूने। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो वो नोट्स में से पेज फाड़ देना, ये लिख लेना यार। वो तो कुछ भी लिख दूंगा ना यार, मैं थोड़ी ना याद करके बैठा हूं कि कल क्या लिखा था। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब कल वाले से तुम मिलाने मत बैठ जाना कि कल ये लिखा था आज ये लिखा है। बोलो क्या होगा आंसर? कल वाले से मिलाने मत बैठ जाना, उसको फाड़ के फेंक देना और अपना आंसर यहां से मिला लेना। तुम्हें लॉजिकली सही होना है ना यार। अब मैं जो रट के थोड़ी ना आता हूं पढ़ाने में कि कल जो पढ़ाया था वही मैं आज पढ़ाऊंगा, ऐसा रट के थोड़ी ना आता हूं। अब हम आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बताओ क्या होगा? डी का आंसर बोलो, मस्ट हैव यूनिट। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने अरे एकदम स्पीड ऑफ लाइट से जवाब दे रहा हूं यार, एकदम स्पीड ऑफ लाइट से जवाब दे रहा हूं। मस्ट मस्ट मस्ट, दिस इज पावर ऑफ एमआर स्टार्स। फील आया कि नहीं है बताओ? फील आया कि नहीं है बताओ? चलो समझो, अगर तुमसे कोई कहा कि फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, मतलब फर्स्ट फ्लोर गायब है, तो हवा में सेकंड बना लेगा बे। फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं तो सेकंड कहां से बना लेगा? पिंकी के घर में डज नॉट हैव फर्स्ट फ्लोर। पिंकी इज वेरी गरीब, पिंकी इज वेरी गरीब, पिंकी डज नॉट हैव फर्स्ट फ्लोर। तो पिंकी घर में सेकंड कहां से आएगा? तो क्या लिखोगे? मस्ट नॉट। देखो यहां पे ए का कैंसर है, मस्ट नॉट। पिंकी इज वेरी गरीब, पिंकी डज नॉट हैव फर्स्ट फ्लोर, पिंकी डज नॉट हैव फर्स्ट फ्लोर। तो सेकंड कहां से आएगा? देखो मस्ट नॉट लिखा, मस्ट नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव। पिंकी गरीब है कि फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है उसके पास, तो सेकंड कहां पे, कहां से आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, पिंकी के पास फर्स्ट फ्लोर है, पिंकी के पास थोड़े से पैसे आ गए, उसने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो जरूरी तो नहीं सेकंड होगा, इसलिए यहां पे क्या है? मे और मे नॉट भी। पिंकी डज नॉट हैव सेकंड फ्लोर, पिंकी डज नॉट हैव सेकंड फ्लोर, पिंकी इज थोड़ा गरीब, पिंकी इज थोड़ी गरीब इंसान, पिंकी डज नॉट हैव सेकंड फ्लोर, तो हो सकता है फर्स्ट फ्लोर हो। पिंकी हैव सेकंड फ्लोर, पिंकी बिकम्स वेरी अमीर, पिंकी बिकम्स वेरी अमीर, पिंकी हैव सेकंड फ्लोर। तो पिंकी के पास अगर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर होगा। तो जैसे लिखा हो फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन देन मस्ट हैव यूनिट। अगर सेकंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर होगा ही। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड फ्लोर होगा ही, तो इसके पास डायमेंशन आ जाएगा। थोड़ा लेट हो गया, फटाफट आई एम सॉरी, ठीक है ना? आई एम सॉरी, फटाफट। अब बाय बाय, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं।